रमा जी, जो कि 65 वर्ष की खिड़की के पास बैठी थी, उनकी आंखें बाहर दूर लगे पीपल के पुराने पेड़ पर टिकी थी, जिसके पत्ते पतझड़ में पीले होकर धीरे धीरे झड़ रहे थे। उनके हाथ में पुरानी सिलाई मशीन का हैंडल था, जो कई दिनों से रुका हुआ था। उनके चेहरे पर शांति थी, पर उस शांति के नीचे बरसों की तपस्या और आज के अकेलेपन का बोझ साफ झलकता था। रमा जी का संसार भी उस पीपल के सूखे पत्तों जैसा हो गया था, जिसे कभी किसी ने प्यार से सींचा था, पर अब उसे सिर्फ झड़ जाना था। उनका इकलौता बेटा आशीष और बहू नीलिमा दोनों ही तेज तर्रार और आधुनिक थे। आशीष एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था और नीलिमा का अपना बुटीक था। दोनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। पार्टियां, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े गैजेट्स और उनकी अपनी प्राइवेसी। रमा जी उनके उस मॉडर्न संसार में एक पुरानी खामोश चीज की तरह थी। एक सुबह रमा जी अपने कमरे से निकलकर रसोई में गईं। उन्होंने देखा कि नीलिमा रसोई में पहले से ही मौजूद थी और अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी। रमा जी ने धीरे से कहा, बहू, क्या मैं थोड़ी चाय बना लूं? आजकल मुझे खाली पेट अजीब लगता है। नीलिमा ने बिना आंखें उठाए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जरूर मम्मी जी, पर अपनी वाली चाय पत्ती और चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। रमा जी चौंक गई। अपनी वाली? ये क्या कह रही हो? पत्ती तो एक ही होती है घर में। नीलिमा ने इस बार पलट कर देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि एक साफ तलखी थी। नहीं मम्मी जी, अब हमने हिसाब रखा है। देखिए, हम दोनों पति पत्नी की जो सैलरी है वो हमारी है। आपके लिए तो बस पिता जी की पेंशन आती है ना। रमा जी का दिल धक से रह गया। हाँ, तो पिताजी की पेंशन आती है, रमा जी ने धीरे से कहा। नीलिमा ने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस तो फिर उसी पेंशन से जो राशन, चाय पत्ती, दूध आप अपने लिए खरीदती हैं, उसी का इस्तेमाल किया करें। हम लोग अब ऑर्गेनिक दूध और महंगी चाय पत्ती यूज करते हैं। आपका और हमारा हिसाब अलग होना चाहिए, नहीं तो बजट गड़बड़ा जाता है। रमा जी का गला सूख गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने हाथों से खिलाया, पाला, जिसकी पढ़ाई के लिए अपनी पायल बेच दी थी, आज उसी के घर की रसोई में उन्हें अपनी चाय पत्ती का हिसाब देना पड़ रहा है। उन्होंने बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी हर्बल टी का डिब्बा खोला, जो उनके स्वर्गीय पति अमरनाथ जी के लिए आया था। उन्होंने सोचा, वाह, अब इस रसोई में बहू की ग्रीन टी का हक है, पर माँ की मामूली चाय का नहीं। अमरनाथ जी की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। रमा जी उन्हें याद करके रोज रोती थी। अमरनाथ जी सरल स्वाभिमानी इंसान थे। जब रमा जी ने अपनी जवानी में छोटी सी दर्जी की दुकान खोलने की बात कही थी, तो उन्होंने न सिर्फ रमा जी का साथ दिया था, बल्कि खुद भी रात दिन काम करके उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद की थी। उनकी पढ़ाई से ही उन्होंने आशीष को पढ़ाया, बड़ा किया था। लेकिन जब आशीष की शादी हुई तो नीलिमा ने उसी दर्जी की दुकान पर आपत्ति जताई थी। बाहर गंदा कपड़ा फैला रहता है, लोग क्या कहेंगे? ये सब बंद कर दीजिए माँ, हमें आपकी कमाई की ज़रूरत नहीं है। अमरनाथ जी जब चुप रह गए थे, क्योंकि वह बेटे के संसार में शांति चाहते थे। उन्हें मालूम था कि बेटे के घर में माँ का स्वाभिमान एक बोझ होता है।
रमा जी ने उस दिन दुकान बंद कर दी थी। वह आत्मसम्मान का आखिरी धागा भी टूट गया था। कुछ ही दिनों बाद रमा जी के पैर में चोट लगी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा और साथ ही एक सहायक की ज़रूरत भी बताई। जब रमा जी ने हिचकिचाते हुए आशीष से कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि कोई मदद के लिए हो तो अच्छा रहेगा। आशीष उस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। अरे क्या हो गया माँ, छोटी सी तो चोट है, ड्रामा क्यों कर रही हो? नीलिमा और मैं दोनों ऑफिस जाते हैं, हमारे पास फालतू समय नहीं है कि आपकी सेवा में लगे रहें। फिर उसने एकदम से कठोर आवाज़ में कहा, और अगर आपको कोई चाहिए ही तो अपनी पेंशन से किसी आया को रख लो। हम आपके खर्चे नहीं उठा सकते, आप हमारे लिए बोझ मत बनो। आशीष का यह शब्द बोझ मत बनो रमा जी के कान में गूंज गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा भार देकर पाला था, आज वही उन्हें बोझ कह रहा था। रमा जी की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि एक गहरा संकल्प आया। वह उस रात बहुत देर तक रोईं, पर जब सुबह हुई तो उनके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि सूखे पत्तों की दृढ़ता थी। रमा जी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने एक रिक्शा किया और सीधे उस बैंक पहुंची जहां अमरनाथ जी की आखिरी जमा पूंजी पड़ी थी। उन्होंने अपना सारा पैसा निकाला और एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने नाम से एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान खरीदी। यह वही जगह थी जहां कभी उनकी सिलाई मशीन और कपड़े हुआ करते थे। अब वह दर्जी का काम फिर से शुरू करेगी। उसी दिन शाम को जब आशीष घर आया तो उसने अपनी माँ को एक झुके हुए शरीर के साथ घर से बाहर जाते देखा। रमा जी के हाथ में एक पुराना ट्रंक था जिसमें उनकी सिलाई मशीन और कुछ ज़रूरी सामान था। माँ यह क्या है, कहाँ जा रही हो? आशीष ने चिढ़ते हुए कहा। रमा जी ने पलटा। उनकी आवाज़ में वर्षों की तपस्या की ताकत थी। बेटा मैं अपने संसार में जा रही हूँ। क्या मतलब? नीलिमा भी बाहर आ गई। आप हमें छोड़कर जा रही हैं? इतने बुढ़ापे में क्या करेंगी? रमा जी मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत गहरी निर्मल थी। उन्होंने अपने हाथ में ट्रंक को और कसकर पकड़ लिया। बोझ? रमा जी ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मुझे बोझ कहा था, याद है? और तुम्हारे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बोझ या पराधीन होकर जीना हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा और कहा, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अपने पैसों से मैंने एक छोटी सी जगह ली है। अब मैं वहाँ रहूँगी और अपना दर्जी का काम फिर से शुरू करूँगी। आशीष का मुंह खुला रह गया। नीलिमा ने तुरंत चालाकी से कहा, पर माँ आप वहाँ अकेली कैसे रहेंगी? हम तो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। आपको तो हमारे साथ ही रहना चाहिए। रमा जी ने अपने होठों पर एक ऐसी मुस्कान लाई जो तिरस्कार से भरी थी। नहीं बहू, तुम्हारी फिक्र तो मैंने चाय की पत्ती के हिसाब में देख ली थी। अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं चाहिए। मेरी फिक्र मेरे दर्जी के काम में, मेरी सिलाई मशीन की आवाज़ में और मेरे पति की यादों में है। वह मुड़ी। उन्होंने एक बार भी उस घर की तरफ नहीं देखा जिसे उन्होंने अपने रक्त से सींचा था। अब तुम लोग अपने बजट और अपने आराम से जियो। और हाँ, अगर कभी मेरे पास आना हो तो याद रखना, उस चाय की दुकान का हिसाब मैं ज़रूर रखूँगी।
हर रिश्ते की एक कीमत होती है, यह कहकर उन्होंने रिक्शे वाले को चलने को कहा। वह सूखे पत्तों को पीछे छोड़कर अपने नए स्वाभिमानी संसार की ओर चल दी। पीछे खड़े आशीष और नीलिमा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, क्योंकि आज पहली बार उनकी अपनी आज़ादी छिन गई थी। उनके मन में उस पेंशन के पैसों का हिसाब घूमने लगा जो अब उनके घर में नहीं आएगा। रमा जी का रिक्शा आंखों से ओझल हो गया और उस घर में केवल एक गहरी चुप्पी और पश्चाताप का खालीपन रह गया। उनकी तपस्या का आखिरी चरण शुरू हो चुका था। पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर रिक्शा धीमी गति से गलती से मुड़ा और एक सकरी धूप से भरी गली में रुक गया। रमा जी उतरी और सामने देखा एक छोटी सी पुरानी दुकान, जिसके लोहे के शटर पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह उनकी नई दुनिया थी। उन्होंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और अपनी कमर सीधी करते हुए ट्रंक को दुकान के सामने रखा। जैसे ही उन्होंने पुराने ताले पर हाथ फेरा, उन्हें अपने पति अमरनाथ जी की आवाज़ सुनाई दी। मंजू, काम कोई छोटा नहीं होता, स्वाभिमान की कमाई सबसे बड़ी होती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने उन्हें पोंछा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। रमा जी ने पूरा दिन दुकान की साफ सफाई और मरम्मत में लगाया। शाम तक वह पुरानी सिलाई मशीन और कुछ कपड़े एक कोने में जम चुके थे। उन्होंने रात वहीं बिताई, एक छोटी गद्देदार चटाई पर जो पुरानी चादरों से ढकी थी। नींद में भी उन्हें आशीष और नीलिमा की हंसी नहीं, बल्कि सिलाई मशीन की खटखट सुनाई दी, जो उन्हें जिंदगी की धुन लग रही थी। उधर आशीष और नीलिमा का बड़ा आलीशान घर अब एक अजीब से सन्नाटे से भर चुका था। पहले रमा जी की मौजूदगी एक अनदेखी बुनियाद थी। चाय का समय, नाश्ते की तैयारी, घर का व्यवस्थित माहौल, सब कुछ उनके दम पर था। अब रसोई खाली थी। डाइनिंग टेबल पर केवल 2 प्लेटें थी और रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम पहाड़ बन गए थे। नीलिमा पहले दिन तो बहुत खुश थी, चलो छुटकारा मिला, अब कोई टोकेगा नहीं, ना कोई हिसाब मांगेगा। लेकिन तीसरे दिन सुबह नीलिमा ने रसोई में जाते ही चिल्लाकर आशीष को बुलाया। आशीष, ये क्या, ना चाय पत्ती बची है, ना दूध, मुझे ऑफिस जाना है और सिर दर्द हो रहा है। आशीष हड़बड़ाया, अरे हाँ, माँ ही सब देखती थी, अब हमें खुद लाना पड़ेगा। आशीष ने चिढ़कर कहा, सिर्फ चाय दूध ही नहीं लगता, वो अपनी पेंशन से खरीदी हुई हर चीज़ ले गई हैं, आटा दाल, यहाँ तक कि बाथरूम का साबुन तक। उनका हिसाब बहुत तगड़ा था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि रमा जी ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी भी छोड़ दी थी जो कभी उन्हें बोझ लगती थी। अब उन्हें रात की पार्टी के बाद सुबह उठकर खुद नाश्ता बनाना पड़ता। कपड़े प्रेस करने या धोने के लिए अब नौकर को ज़्यादा पैसे देने पड़ते, क्योंकि रमा जी छोटे मोटे काम खुद कर देती थी। सबसे बड़ी बात, उन्हें अब खुद हिसाब करना पड़ता और उनके बजट में धीरे धीरे छेद होने लगे। आशीष रात को अकेले सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसे रमा जी का शांत चेहरा याद आ रहा था, जब वह उसे बोझ कह रहा था। यार नीलिमा, उसने एक रात अपनी पत्नी से कहा, माँ ने अजीब किया, पैसे होते हुए भी वो उस झोपड़ी में क्यों रहना चाहती हैं। नीलिमा ने तिरस्कार से कहा, ड्रामा क्वीन, उन्हें लगता है हम उनकी इज्जत नहीं करते थे, उन्हें अकेले रहना ही था तो ठीक है, पर मुझे उनकी पेंशन के पैसे याद आ रहे हैं जो घर के खर्चे में काम आ जाते थे।
आशीष ने उसे देखा। उसे लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ पैसे की चिंता कर रही है, पर उसे माँ के प्रेम की चिंता होनी चाहिए थी। उधर रमा जी की छोटी सी दुकान धीरे धीरे चल पड़ी। शुरुआत में उन्होंने कुछ पुराने ग्राहक खोजे। उनकी सिलाई की महारत पुरानी थी और उनका व्यवहार मधुर। जल्द ही छोटे मोटे काम के लिए लोग आने लगे। उनकी छोटी सी झोपड़ी अब ग्राहकों की आवाज़ और सिलाई मशीन की थिरकन से भरी रहती थी। वह एक दिन आराम कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक आवाज़ आई, माफ़ करना, क्या यहाँ रमा जी रहती हैं? मुझे कुछ सिलाई करवानी थी। रमा जी ने दरवाज़ा खोला। सामने आशीष खड़ा था, चेहरा सूखा हुआ, आंखों में एक अनजानी सी नमी। आशीष, रमा जी ने शांत स्वर में कहा। आशीष अंदर आया। दुकान में सिलाई मशीन, कपड़ों के बंडल और धागों के ढेर थे। उसे लगा जैसे उसने समय में पीछे यात्रा कर ली हो। जब वह छोटा था और रमा जी ऐसे ही काम किया करती थी। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा। मैंने आपको बोझ कहा। आशीष की आवाज़ भर्रा गई। रमा जी ने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। बैठो बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आशीष ने अपनी जेब से एक टूटा हुआ बटन निकाला। माँ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया था। मुझे कहीं और भरोसा नहीं हुआ। सिर्फ आप ही हमेशा मेरा सब कुछ ठीक करती थी। यह कहते हुए वह रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस घर में खुश नहीं हूँ। हर जगह आपका खालीपन दिखता है। हम अकेले हैं माँ। रमा जी ने धीरे से उसका हाथ छुआ। अकेले? तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम पराधीन हो। तुम मेरी सेवा के बोझ से मुक्त होकर अब जिम्मेदारी के बोझ में फंस गए हो। नहीं माँ, आशीष ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हमें अब समझ आया, आपके होने से घर में रौनक थी, प्यार था और सबसे बड़ी बात स्वाभिमान था। हम वापस आ जाओ माँ, हम आपको पूरे सम्मान से रखेंगे। प्लीज़ उस घर को माफ़ कर दो। रमा जी मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत गहरी तपस्या की शक्ति से भरी थी। मैंने घर नहीं छोड़ा आशीष, मैंने सिर्फ तुम्हारी गुलामी छोड़ी है। तुम मुझे पूरे सम्मान से तभी रख सकते हो जब तुम मुझे बोझ नहीं बल्कि ताकत समझो। उन्होंने सिलाई मशीन उठाई, धागा पिरोया और आशीष के शर्ट का बटन लगाना शुरू किया। आज से मैं तुम्हारे साथ तभी चलूँगी जब तुम मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा किराया दोगे। यह किराया मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पश्चाताप के लिए होगा। मुझे दया नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। आशीष ने रोते हुए अपना सिर झुका लिया। ठीक है माँ, मैं सब दूंगा, बस आप लौट आओ। रमा जी ने मुस्कुराते हुए बटन लगाया और आशीष को शर्ट थमाई। जाओ और याद रखना, मेरे इस छोटे से संसार में अब हर चीज़ का हिसाब होगा और मेरे काम की, मेरे सम्मान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। रमा जी वापस तो गई, पर रानी बनकर। वह अब घर की मालकिन नहीं थी बल्कि मेहमान थी, जिनका सम्मान करना आशीष और नीलिमा का कर्तव्य था। वह अब भी दर्जी का काम करती थी और उनकी कमाई का उपयोग वह अपने ऊपर करती थी। आशीष हर महीने एक तय राशि उन्हें देता था, जो सम्मान किराया था। नीलिमा अब उनसे कोई हिसाब नहीं मांगती थी, बल्कि डरती थी कि कहीं रमा जी फिर से सब छोड़कर न चली जाएं। रमा जी की तपस्या पूरी हो चुकी थी। उन्होंने खुद को पराधीनता के बंधन से मुक्त किया था और बेटे के पश्चाताप के बंधन से। वह अब भी सिलाई करती थी, पर अब हर धागा उनकी आज़ादी की कहानी बुनता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रमा जी के घर लौटने के बाद
माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर अब भी आलीशान था, पर वहाँ अब काम करने वाले हाथ और हिसाब मांगने वाली सास नहीं थी, बल्कि एक सम्मानित अतिथि थी। रमा जी अब घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। वह अपनी छोटी सी दुकान से वापस आती, अपना सामान किराया लेती और अपने कमरे में आराम करती थी। उनके कमरे में सिलाई मशीन, कपड़े और किताबों का एक छोटा सा संसार था। उन्होंने अपने लिए एक सहायक रख लिया था, जिसके पैसे वह अपनी पेंशन और दर्जी के काम से देती थी। आशीष और नीलिमा अब हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए खुद संघर्ष करते। नीलिमा को अब बुटीक के साथ साथ सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी बनाना पड़ता था। जल्दी और हड़बड़ी में अक्सर खाना जल जाता या बिगड़ जाता। आशीष को हर महीने रमा जी को सम्मान किराया देने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। महंगे रेस्टोरेंट की पार्टियां कम हुई और नए गैजेट्स का आना रुक गया। एक शाम नीलिमा बुटीक से थकी हारी लौटी। रसोई में दाल जल गई थी और उसने गुस्से में प्लेट पटक दी। बस मुझसे अब और नहीं होता। यह सब ड्रामा है। माँ जानबूझकर हमें सता रही हैं। अब उन्हें खुद से खाना बनाना चाहिए। यह घर उनका भी तो है। नीलिमा ने चिल्लाकर आशीष से कहा। आशीष चुपचाप बैठा था। वह जानता था कि नीलिमा क्या महसूस कर रही है। यह ड्रामा नहीं है नीलिमा, आशीष ने शांत स्वर में कहा। यह हमारे कर्मों का फल है। जब हमने उन्हें बोझ कहा तो हमने उनके साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बोझ बना दिया था। अब हमें यह बोझ खुद उठाना होगा। पर यह किराया कब तक? हम कब तक माँ को हर महीने इतना पैसा देते रहेंगे? हमारा बजट हिल गया है। नीलिमा ने आपत्ति जताई। आशीष ने गहरी सांस ली। जब तक हमें एहसास नहीं हो जाता कि माँ का प्यार और उनकी उपस्थिति किसी भी पैसे से ज़्यादा कीमती थी। माँ हमें यह नहीं बता रही है कि कैसे जीना है। वह हमें सिखा रही है कि इज्जत की कीमत क्या होती है। जब तक वह अपनी शर्तों पर है तब तक हम पराधीन नहीं हैं। हम सिर्फ कीमत चुका रहे हैं। आशीष जानता था कि रमा जी अब कभी बोझ नहीं बनेंगी। वह अब आत्मनिर्भर थी। करीब 1 साल बाद एक रात रमा जी को तेज बुखार आया। उनकी सहायक ने रात में आशीष को आवाज़ दी। आशीष हड़बड़ाकर कमरे में गया। माँ का शरीर तवे की तरह जल रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। पूरी रात आशीष और नीलिमा सो नहीं पाए। आशीष ने पहली बार बिना किसी चिढ़ या स्वार्थ के रमा जी के माथे पर पट्टी रखी, उन्हें पानी पिलाया और रात भर उनका हाथ पकड़े रहा। नीलिमा ने भी सुबह उठकर उनके लिए सादा खाना बनाया। अगले दिन जब रमा जी के होश आया तो उन्होंने अपने सिराहने आशीष और नीलिमा को चिंतित अवस्था में बैठे देखा। बेटा, तुम लोग ऑफिस नहीं गए? रमा जी ने धीरे से पूछा। आशीष ने अपनी आंखें पोंछी। नहीं माँ, आज मुझे यहीं रहना था। मैं जानता हूँ कि आप अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, पर मुझे लगा कि इस बार मैं किराया नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। नीलिमा भी आगे आई और उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ मम्मी जी, हमें आज एहसास हुआ कि जब हम बीमार होते थे तो आप रात रात भर जागती थी बिना किसी हिसाब के, और अब हम डर गए थे। रमा जी मुस्कुराई। वह मुस्कान वैसी ही शांत और निर्मल थी जैसे उस दिन थी जब वह सिलाई मशीन उठाकर घर से जा रही थी। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी बेटा, सम्मान। जब तुम्हारे पिता बीमार पड़े थे तो तुम
लोगों ने उनसे वो सम्मान छीन लिया था। अब तुम दोनों ने खुद ही अपने कर्मों से वो सम्मान वापस कमा लिया है। रमा जी ने अपना हाथ खींच लिया। अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग जा सकते हो। आशीष ने पूछा, माँ क्या अब आप यह किराया लेना बंद कर देंगी? रमा जी ने अपनी सिलाई मशीन की तरफ देखा, जो अब भी उनके कमरे की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। नहीं बेटा, रमा जी ने धीरे से कहा, यह किराया हमेशा चलता रहेगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारी याददाश्त है। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि जब किसी रिश्ते में स्वार्थ आता है तो सम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। आशीष और नीलिमा ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया था कि रमा जी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू को सही राह पर लाने के लिए यह कठोर तपस्या की थी। रमा जी ने फिर से सिलाई मशीन उठाई। खट खट की आवाज़ फिर से कमरे में गूंजने लगी, जो अब सिर्फ धागों को नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी सिल रही थी। आशीष और नीलिमा दरवाजे पर खड़े थे। वे जानते थे कि अब उनका घर सिर्फ एक आलीशान इमारत नहीं बल्कि एक पाठशाला था, जिसकी प्रधानाध्यापिका रमा जी थी, जो अपनी शर्तों पर जी रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।